नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज किस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के राजनीति शास्त्र का तीसरा अध्याय, मतलब कि सिविक्स का अब हम लोग तीसरा अध्याय आज किस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों तीसरा अध्याय आप लोग का क्या है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इससे पहले हम आपको कुछ चीज बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं, इससे पहले दोनों अध्याय आप लोग का कंप्लीट हो चुका है और दोनों अध्याय का जो है आप लोग का प्रश्न उत्तर भी करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। और एक और बात बताइए, आप लोग को दोनों अध्याय का नाम याद है, नहीं याद है? देखो कितने बच्चों को याद है और नहीं याद है, जरूर कमेंट करना। पहला आप लोग का जो अध्याय है क्या है, लोकतंत्र में सत्ता का साझेदारी। क्या है, लोकतंत्र में सत्ता का साझेदारी। और दूसरा अध्याय आप लोग का क्या है, सत्ता की साझेदारी का कार्य प्रणाली। क्या है, कार्य प्रणाली। तो बच्चों दोनों अध्याय जो आप लोग का एकदम जबरदस्त तरीका से कंप्लीट हो चुका है। साथ ही हम आपको बता दें दोनों अध्याय का पाठ का जो प्रश्न उत्तर होता है वो भी मैं करवा चुका हूं। अगर नहीं देखें जरूर आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हालांकि ये दोनों वीडियो बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर देखें। और ये जो अध्याय आप लोग को तीसरा अध्याय आज मैं पढ़ाने वाला हूं एकदम जबरदस्त तरीका से, ठीक है। इस अध्याय से बहुत ही ज्यादा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसलिए इस वीडियो को जो आप लोग पूरा देखिएगा, एकदम जबरदस्त तरीका से आप लोग को समझा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होता। कहते हैं बहुत सारे बच्चे कि सर सिविक्स पढ़ते हैं तो नींद लगता है, सर सामाजिक विज्ञान का कोई भी किताब दे दो तो भैया मन नहीं लगता है पढ़ने में। तो ये सब प्रॉब्लम कब होता है, जब आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तभी ये समस्या आपके साथ होता है कि नहीं। अगर आप किसी चीज़ को समझने लगे तो वो आपको अच्छा लगने लगता है। तो इसलिए जबरदस्त तरीका से आप लोग समझ लीजिए, एकदम दिल लग जाएगा सामाजिक विज्ञान से, जबरदस्त तरीका से आप लोग को समझा देंगे। तो भैया ये अध्याय जो है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैंने इसको दो भाग में बांट दिया। मतलब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 पढ़ने वाले, इसके बाद आप लोग का जो है पार्ट 2 आएगा, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, बहुत कम देर की ही वीडियो होगी, ज़्यादा देर की वीडियो नहीं होगी। तो भाई आप लोग तैयार हो, शुरू करें? चलो भाई आप लोग तैयार हो तो शुरू करने में कोई बात नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोग को लोकतंत्र के बारे में बताएंगे। लोकतंत्र किसको कहते हैं, हालांकि यहाँ पे भी बताए थे, पहला अध्याय में भी, दूसरा अध्याय में भी बताए थे। और याद आपको हो जाए इसलिए मैं तीसरा अध्याय में भी लोकतंत्र को एक बार और रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। तो और मजा आएगा। उसके बाद हम लोग को जानना क्या है, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बिल्कुल जबरदस्त तरीका से चर्चा करने वाले। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं लोकतंत्र। तो लोकतंत्र किसको कहते हैं, मैंने आप लोग को बहुत बार बोला है, क्या बोला है, जनता के लिए जनता के द्वारा शासित शासन को लोकतंत्र शासित शासन कहते हैं। और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो भारत है। अपना भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और ये जो शब्द है जनता के लिए और जनता के द्वारा, ये किसने दिया है, ये जो वाक्य है ये किसने दिया, आपके अगर बोर्ड परीक्षा में पूछ दे तो फिर वहां पे आप लोग घबराइएगा नहीं, अब्राहम लिंकन ने दिया था, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने दिया था, ओके। तो आपने समझा कि लोकतंत्र किसको कहते हैं। लोकतंत्र में आजकल देखते हैं ना, जो नेता लोग होता है हम लोग के यहाँ आते हैं वोट मांगने के लिए आता है, उसमें बहुत सारा प्रतिनिधि खड़ा रहता है, ठीक है। जो जनता को अच्छा लगता है उसी को वोट देता है। अब उसमें से भी क्या होता है, जो सबसे ज्यादा वोट लाया वही जीतेंगे, है कि नहीं। जिसको सबसे अधिक बहुमत मिलता है उन्हीं का जीत होता है, उन्हीं का सरकार बनता है, ओके। ये चीज जान ले, लोकतांत्रिक देश में इसी प्रकार से होता है। इसको दूसरे तरह से आप लोग बोल सकते हैं, एक ऐसी शासन प्रणाली जिसके अंतर्गत जनता स्वेच्छा से
निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है, उसी वैसे ही शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। वैसे ही शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। मत देने का मतलब क्या हो गया बच्चा? वोट देना। क्या हो गया? वोट देना। और वोट देने का जो उम्र होता है कितना होता है? अभी आप लोग वोट नहीं दीजिएगा, ठीक है, अभी आप बच्चा हैं, ठीक है। तो वोट देने का जो उम्र होता है 18 वर्ष होता है। 18 वर्ष के बाद जो है आपका अधिकार हो जाएगा, कौन सा? मत अधिकार। कौन सा? मत अधिकार हो जाएगा आपको देने का। मत अधिकार कब प्राप्त होता है? 18 वर्ष के बाद आप लोग को प्राप्त होगा। ओके, तो एक और चीज है, लोकतंत्र में दो शब्द आता है, लोक और तंत्र। लोक और तंत्र। लोक का अर्थ होता है जनता, लोक का अर्थ होता है जनता, और तंत्र का अर्थ होता है शासन। लोगों के द्वारा शासन को क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। है कि नहीं? कमाल की बात। ओके, लोकतंत्र का सबसे अच्छा, लोकतंत्र को जो है सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना जाता है। क्यों माना जाता है भैया? यहाँ पे जो है लोकतंत्र में हम लोग क्या जानते हैं? लोगों के द्वारा सरकार चुना जाता है, और जो सरकार चुना जाता है वो सरकार लोगों के पक्षधर काम करते हैं, लोगों के पक्षों में काम करते हैं, इसलिए लोकतंत्र को अच्छा शासन व्यवस्था माना जाता है। हालांकि इस शासन व्यवस्था में भी कर लिया जाता है, इस शासन व्यवस्था में भी कर लिया जाता है, लोकतंत्र व्यवस्था में भी जो है कर लिया जाता है। कर का मतलब कर बोलिए या क्या बोल सकते हैं? टैक्स बोल सकते हैं। कर या टैक्स लिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये शासन व्यवस्था इसलिए अच्छा है क्योंकि लोगों के लिए जन कल्याण कार्य करते हैं, जन कल्याण कार्य करते हैं। कौन सा? जन कल्याण कार्य करते हैं। ओके, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? तो ये जो होता है, इससे पहले जो था राजतंत्र था, राजतंत्र, ठीक है। अब राजतंत्र के बारे में मैंने आप लोग को इतिहास में पढ़ाया है, फिर से समझ लीजिए। लोकतंत्र तो आप लोग समझ गए। अब राजतंत्र क्या होता है? जहां पे राजा होता है। कहाँ क्या होता है? वहां पे राजा होता है, और वहां पे वोट वगैरह नहीं होता है, ठीक है। राजा, फिर राजा का बेटा आएगा। कौन आएगा? राजा का बेटा आएगा। फिर कौन आएगा सत्ता में? राजा का बेटा के बाद राजा का पोता आएगा, उत्तराधिकारी राजा का पोता आएगा, ठीक है। तो वंशागत ये सब चलते रहता है, वंशागत जो है ये सब में चलते रहता है। यहाँ पे मान लिया जाए इससे पहले अपने देश का प्रधानमंत्री दूसरा कोई था, उससे पहले और कोई था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक राजा होता है, और राजा जिस तरह से कार्य करना चाहे उसी तरह से सभी जनता को मानना पड़ता। और राजा जो होता था, ये लोग जो है बहुत ज़्यादा जनता से टैक्स भी लेता था, और उनके लिए जन कल्याणी कार्य जो है यो लोगों के लिए कोई प्रकार का कार्य नहीं करता था, सिर्फ टैक्स वसूलने का काम करता था, ठीक है। तो अब जो है राजतंत्र को हटा दिया गया, अब क्या आने लगा? लोकतंत्र आने लगा। लगभग लोकतंत्र जो है लगभग देशों में माना जाता है। ओके, और भारत जो है, भारत में कौन सा शासन है? लोकतांत्रिक शासन है। भारत में कौन सा शासन है? लोकतांत्रिक शासन है। तो भैया ये चीज समझ में आया? हाँ आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, और चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जल्द ही हम लोग मिलियन के करीब हैं, और मिलियन जब पुरता है तो और ही मज़ा आता है, ठीक है। एनर्जी अंदर से ना बढ़ जाता है, इसलिए जल्दी से जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। आइए, अब यहाँ पे एक शब्द आया आप लोग के लिए नया, प्रतिस्पर्धा क्या होता है? प्रतिस्पर्धा क्या होता है सर? सत्ता में हिस्सेदारी की इच्छा रखने वालों में सत्ता प्राप्त करने की प्रयास करते हैं, उसी को प्रतिस्पर्धा कहते हैं, ठीक है। सत्ता में हिस्सेदारी की इच्छा रखने वाले लोग जो होते हैं और जो सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसी चीजों को क्या बोला जाता है? प्रतिस्पर्धा बोला जाता है। मान लिया जाए तो भैया सत्ता में अगर आपको आना है तो लोग के बीच में अपना वर्चस्व बनाइए। वर्चस्व बनाने का मतलब है लोगों में पहचान बनाइए, लोगों के लिए जन कल्याणकारी कार्य कीजिए, उसके बाद आपका पहचान बनेगा, लोग सब जानने लगे ना ये अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी से धीरे धीरे वो जो है किस में चला जाता है? नेतागण बन जाते हैं, तो सत्ता में हिस्सेदारी लेने लगता है। तो सत्ता में हिस्सेदारी की इच्छा रखने वालों में सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करना ही क्या कहलाता है?
प्रतिस्पर्धा कहलाता है। एक शब्द और आ जाता है राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल सेम उसी प्रकार से होते हैं, ये लोग भी क्या करते हैं, सरकार बनाना चाहता है। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, राजनीतिक दल में एगो सरकार होता है, लेकिन ओकरा पीछे बहुत सारा आदमी होता है, 4-5। देखिएगा नेता गण आएगा ना, तो ओकरा पीछे 10 गो जो है आदमी रहता है, ओकरा कोई काम नहीं रहता। वो जो चाहता है कि ये जैसे हटेंगे उसके बाद हमको उत्तराधिकारी देंगे, तो ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन वो लोग अपना किस वजह से उन लोग के पीछे घूमते रहता नहीं कहेंगे। तो उसी में होता है राजनीतिक दल, जो राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स पार्टी जो होते हैं वो जो है सत्ता के अधिकार के लिए काम करते हैं, मतलब सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। और राजनीतिक के लिए जो भी कार्य होता है वो राजनीतिक दल ही कार्य करते हैं। शासन या सरकार किस प्रकार से चले, शासन में लोगों की भागीदारी कैसी हो, इस विषय में एक ऐसी सोच एवं विचारधारा रखने वाले समूह को क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं। ये राजनीतिक दल अपनी सोच एवं विचारधारा को उत्तम बताने के क्रम में सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो भैया सत्ता में आने के लिए लोगों को बहुत सारे कार्य करना पड़ता है, बहुत सारा झूठ बोलना पड़ता है, ठीक है। अब सत्ता में जो व्यक्ति नहीं है, आज की डेट की बात बता रहा हूं भाई, जो व्यक्ति सत्ता में नहीं है, जिसकी सरकार नहीं है, वो एक राजनीतिक दल ही हो गया। वो जो है सत्ता में आने के लिए लोगों को अनेक तरह के भ्रमित करने वाला चीज बताएगा कि भैया अगर हमारी पार्टी अगर इस बार सरकार बनाती है तो आप लोग के इधर जो है ना एकदम रोड चमचमाता हुआ बना देंगे, सबको एक गो कार दे देंगे, सबके अकाउंट में 15 लाख 20 लाख रुपया उछल देंगे। ये जो लोभ होता है, ये लोभ देके व्यक्तियों के बीच में आ जाते हैं। तो लोगों को लगता है जो और भी चीजें हैं, जो चीज देख लेता है कमजोर है। अभी बेरोजगारी ज्यादा है बिहार में, मान लिया जाए, जो लोग आना चाहेगा इसमें कहेगा अगर हम आए तो कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको नौकरी देंगे। जो प्रेजेंट टाइम में सत्ता में है उसकी गलतियों को बताएंगे और अपने बारे में वर्चस्व को दिखाएंगे। अगर हमारी सरकार होती तो आज के डेट में आपके यहाँ हवाई जहाज उतार देते। तो ये सब जो है लोगों को भ्रमित करने का उपाय कर करके क्या करते हैं, सत्ता में आ जाते। तो आई होप राजनीतिक दल समझे। राजनीतिक दल का क्या कार्य होता है, शासन या सरकार किस प्रकार से चले या शासन में लोगों की भागीदारी कैसी हो, इस विषय में एक जैसी सोच एवं विचारधारा रखने वाले समूह को राजनीतिक दल कहते हैं। ये राजनीतिक दल अपनी सोच एवं विचारधारा को उत्तम बताने के क्रम में सत्ता को प्राप्त करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। एक और शब्द था क्या आपका, संघर्ष। संघर्ष का मतलब होता है दूसरे शब्द में अगर हिंदी में देखें तो मेहनत, ठीक है, मेहनत, संघर्ष करो या मेहनत करो, वही हुआ। तो संघर्ष कोई चीज पाने के लिए अगर आपको कक्षा 10वीं में 450 से प्लस नंबर लाना है या टॉप करना है तो आपको भैया संघर्ष करना होगा, मेहनत करना होगा, जमजूट की आपको तैयारी करना होगा। तो संघर्ष का मतलब होता है समूह अथवा संगठन बनाकर मांगों के लिए एकजुट होकर आंदोलन करना। क्या कहलाता है, संघर्ष कहलाता है। आपके सिविक्स के भाषा में, राजनीतिक के भाषा में अगर संघर्ष का मतलब पूछे तो क्या होता है इसका, समूह अथवा संगठन बनाकर मांगों के लिए एकजुट होकर आंदोलन करना क्या कहलाता है, संघर्ष कहलाता है। मान लिया जाए हमरे इधर एगो पुलिया न है, ये दोनों गांव के बीच में एगो पुलिया होना जरूरी था। पुलिया मतलब पुल, जिसके ऊपर से जो ब्रिज जो बोलते हैं, ठीक है, पुल होना चाहिए। तो ये गांव के जो लोग हैं, ये गांव के लोग कहाँ जाएंगे, गांव के लोग रोड पर जाएंगे, रोड पे जाकर आंदोलन करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो वो सब जो है मिलके क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो संघर्ष का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज को पाने के लिए आप जो मेहनत करते हैं वही संघर्ष होता है। और सिविक्स की भाषा में समूह अथवा संगठन बनाकर मांगों के लिए एकजुट होकर आंदोलन करना ही क्या कहलाता है, संघर्ष कहलाता है। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। अध्याय का जो नाम था उससे रिलेटेड चीज आप लोग को समझा दिए। अब हम लोग शुरुआत करते हैं और समझते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में जन संघर्ष का भूमिका, उससे पहले लोकतंत्र में जन संघर्ष की भूमिका, इससे पहले लोकतांत्रिक देश तो हमारा था नहीं,
हमारे देश पे अंग्रेज लोग जो है शासन करते थे, और उससे पहले भी शासन था भारत पर, मुगलों का शासन था। फिर जाके अंग्रेज लोग आया, फूट डालो की नीति अपनाई थी ना अंग्रेज लोग, इससे पहले वो लोग अपन आया था। अंग्रेज लोग जो आया था हालांकि यहाँ पे बिजनेस वगैरह करने के लिए आया था कि भैया हम यहाँ पे बिजनेस करेंगे। तो मुगल जो राजा थे वो लोग बोला भाई ठीक है बिजनेस करो, तो दोसर राजा से लड़ा देता था, ठीक है, वहाँ पे राजपाटी लोग कर लेता था। एकदम मुट्ठी भर आया था, जिसे गिन सकते हैं आप, मुट्ठी भर किसको कहेंगे, उतने वो अंग्रेज आया था, ज़्यादा अंग्रेज नहीं आया था। चप्पलों जूता सोरा लतिया सकते थे, लेकिन पैसा नहीं था, दिमाग नहीं था, वो शिक्षित के कारण हमारा देश जो था क्या था, गुलाम था। तो सबसे पहले जो हम जड़ से उठाते हैं बात को, उसके बाद जो है आप लोग को जबरदस्त तरीका से समझ में आएगा किस प्रकार से आज़ादी हुई, और आज़ादी से पहले जो है क्या हुआ था नहीं हुआ था, ये चीज़ समझ में आ गया। आज़ादी से पहले हमारा देश जो भारत जो था ब्रिटेन लोग का गुलाम था, अंग्रेज लोग का गुलाम था, और उससे पहले किसका, मुगलों का गुलाम था। ओके, क्लियर हुआ जी। अब जो है आपसे पूछें, अगर आप 10th के बच्चे हैं तो आपको पता होना चाहिए भारत कब आज़ाद हुआ, बोला न हो, हाँ भारत कब आज़ाद हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। और उसी चीज के लिए हम लोग क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। आज़ादी का मतलब हो गया आज़ादी या स्वतंत्र, आज़ादी का मतलब हो गया हम कहीं घूम फिर सकते हैं, कहीं बोल सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। और बांधवा, बांधना का मतलब हो गया कि जैसे गाय भैंस को देखते हैं ना, बांध के रखते हैं, गाय भैंस आज़ाद नहीं है, उसको जो है बांध के रखा जाता है। तो उसी प्रकार से हम लोग का देश जो था गुलाम था, ठीक है। लेकिन आज़ादी का मतलब हो गया एकदम फ्रीडम, पूरी तरह से हम फ्रीडम, आज़ादी का मतलब एकदम पूर्ण रूपेण हम लोग स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता हमें कब प्राप्त हुआ, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत जो है आज़ाद हुआ, भारत जो है स्वतंत्र हुआ। इसलिए आज के वक्त में देखा जाए तो 15 अगस्त जो आता है हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ताकि उस चीज़ों को हम लोग याद रख सकें, ठीक है। इसलिए दूसरी बात कि हम लोग एक और चीज़ मनाते हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। वो क्यों मनाते हैं बच्चा, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते बता दिए, ठीक है। स्वतंत्र हुआ था उसी दिन भारत जो आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद हुआ था, इसलिए हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, सवाल पूछ देगा आप लोग से, बड़े बुजुर्ग लोगों बैठिएगा ना पूछ देता है, इसलिए याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस इसलिए हम लोग मनाते हैं क्योंकि उसी दिन हम लोग के लिए जो है संविधान लागू किया गया था, नियम बनाया गया था, किस प्रकार से कानून व्यवस्था होगा, लोगों को किस प्रकार से सत्ता में अधिकार मिलेगा, जो सत्ता जो है किस प्रकार से चलेगी, सरकार जो है किस प्रकार से चलेगी, ये सारी बातें संविधान में लिखा गया। और लोगों पे किस प्रकार से शासन किया जाए, लोगों से किस प्रकार का टैक्स लिया जाए, ये सारी बात कहाँ है, संविधान में। किस प्रकार से देश को चलाया जाए, लोगों के लिए क्या कानून रहेगा, ये सभी बातों का उल्लेख कहाँ मिलेगा, संविधान में मिलेगा। और संविधान कब लिखा गया था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और एक और सवाल, ठीक है, सवाल से ही सवाल निकाल देते हैं आप लोग के लिए कि संविधान निर्माता कौन था। सर भारत का संविधान किसने लिखा था, तो याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या इसको बोलते थे बाबा साहेब। क्या बोलते थे, बाबा साहेब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरे भारत का संविधान लिख डाला। और वो एक दलित परिवार से था, कौन से परिवार से, एक दलित परिवार से था, ठीक है। और भैया संविधान लिखने के लिए जो समय लगा था, लिखने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है संविधान लिखने में समय लगा था। 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ, 1950 ईस्वी में हम लोग का संविधान लिखा गया, ओके। उसके बाद आम चुनाव हुआ था, आम चुनाव मतलब लोगों के द्वारा चुना जाने वाले चीज़ों को आम चुनाव बोला जाता था, ठीक है। उस समय वोट नहीं हुआ था, आम चुनाव हुआ था। और आम चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री चुना गया था। क्या चुना गया था, प्रधानमंत्री चुना गया था, ठीक है, आम चुनाव में, ठीक है। तो अगर आप लोग से पूछा जाए कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है, तो याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब ये कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रहा या कब तक रहा,
तो 1951 में ये प्रधानमंत्री बने और 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। अब 1964 तक ही क्यों रहे सर? क्योंकि उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1964 में ही अपने ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो प्रिय मित्र थे, कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश से 2 साल के बाद इसका भी क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, इनकी भी मौत हो जाती है। अब पूछ दे कि भैया कैसे मौत हुआ, कहाँ मौत हुआ, तो याद रखिएगा, रूस में ताशकंद समझौता में गए थे कौन, लाल बहादुर शास्त्री, और हृदय की गति रुक गया, मतलब हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। आई होप ये क्लियर हो गया। तो भैया देखो यहां पे ना चीजों को समझना आप लोग। उखाड़े हैं तो एक एक चीज बताना ही, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। 1951 से 1964 तक, 64 तक कौन प्रधानमंत्री रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, 1964 से 1966, 1964 से 1966 तक कौन रहा, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और 1966 के बाद, ठीक है, के बाद कौन आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी आई, और इंदिरा गांधी क्या बनी, प्रधानमंत्री बनी। तो 1951 से 1964 का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथ ही आप ये समझिएगा कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन था आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा प्रधानमंत्री कौन था, लाल बहादुर शास्त्री। 1964 से 66 2 वर्ष के लिए ही रहा था। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए ही रहा था। उसके बाद कौन आगे, 1966 में, 64 2 66 में कौन आगे, इंदिरा गांधी आगे। तीसरा प्रधानमंत्री भारत का इंदिरा गांधी। ओके, उसके बाद भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद जो है मोरारजी देसाई, चौथा प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई आया था। ठीक है, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी आ गई थी। इनके बारे में भी हम लोग अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। भैया टेंशन काहे ले रहे हो। ठीक है, 1966 में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये चीजें समझ में आ गया। हाँ, तो देखो एक और चीज याद रखना, भारत पर सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी ने शासन किया है, तो वो है कांग्रेस पार्टी। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का पार्टी जो था सबसे ज्यादा यहां पे शासन किए हैं। ओके, और इंदिरा गांधी के साथ जो है कुछ अलग हुआ था। और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी, ध्यान से समझिएगा, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो ये नया था, इनको सत्ता चलाने का जो है मतलब उतनी तरह से जो है नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था किस प्रकार से सत्ता को चलाया जाए। तो इससे जो है लोग नाखुश हो जाते हैं। ठीक है, तो बिहार के सबसे पहले कहीं पे कुछ होता है, सबसे पहले बिहारिये का नाम आता है। तो बिहार के लोग आंदोलन कर दिए थे, छात्र आंदोलन। ठीक है, छात्र आंदोलन कहां से हुआ था, बिहार से ही हुआ था, जो कि पूरे भारत को प्रभावित कर दिया था और इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने पे मजबूर कर दिया गया था। ओके, तो इसके बारे में हम लोग कहानी समझेंगे, टेंशन नहीं लेना, एक एक चीज को हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, बने हैं तो बने रहिए, एकदम जबरदस्त तरीका से समझाते हैं। सबसे पहले पंडितों जवाहरलाल नेहरू के बारे में समझ लीजिए। इसका जो पूरा नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ, 14 नवंबर 1889 में। और इसी दिन चिल्ड्रेन डे मनाया जाता है। चिल्ड्रेन डे किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पे,
तो याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। जन्म कब हुआ? 14 नवंबर। 14 नवंबर को ही 14 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है? चिल्ड्रन दिवस। चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। उसके बाद देखिए, ये इसका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इसका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और इनके माता पिता का नाम, ये जो है स्वरूप रानी नेहरू। स्वरूप रानी नेहरू ये कौन थी? माता थी। कौन थी? माता थी। और ये जो मोतीलाल नेहरू देख रहे हैं, ये कौन है? पिता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 में। ओके, कोई दिक्कत? और उनकी पत्नी का जो नाम था कमला नेहरू। ठीक है, पत्नी का नाम कमला नेहरू, पत्नी का नाम कमला नेहरू। और बेटी का नाम इंदिरा गांधी, बेटी का नाम इंदिरा गांधी। ओके, चलिए अब देखिए एक और चीज आता है, इसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में समझिए। और इनकी जो मृत्यु हुआ था 64 में ही मृत्यु हुआ था। 64 में ही कौन बना था? लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बना था। तो 27 मई 1964 को नई दिल्ली में इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और चिल्ड्रन दिवस क्यों मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पे? क्योंकि ये बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और इसका प्यार से नाम क्या बोला जाता? प्यार से इसको चाचा नेहरू बोला जाता था। चाचा नेहरू क्या बोला जाता था? चाचा नेहरू बोला जाता था। ठीक है, तो आइए आज हम आपको कांग्रेस के एक एक चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अध्याय में दे रखा। ओके, आइए सबसे पहले समझते हैं हम लोग इंदिरा गांधी के बारे में। ठीक है, इंदिरा गांधी और फिरोज खान का शादी जो है 26 मार्च 1942 ईस्वी में हुआ था। अब कैसे हुआ था इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इनकी जो माता थी कौन थी? इंदिरा गांधी की माता कमला नेहरू। कमला नेहरू जो एक धरना प्रदर्शन में एक कॉलेज में गई थी। और कॉलेज में जो था धूप बर्दाश्त नहीं होता है। लड़की लोग को देखिएगा, धूप बर्दाश्त नहीं होता। लड़का लोग तो धूप रहे, गर्मी रहे, छाँव रहे, कोनो चीज़ बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन लड़की जो है बहुत कम धूप को बर्दाश्त कर पाती है। तो कमला नेहरू जो है ये गिर गई थी, बेहोश हो गई थी। तो फिरोज खान, यहीं से कहानी आपको समझाते हैं। ये जब बेहोश हो गई थी, कॉलेज के गेट के सामने गिर गई थी, तो फिरोज खान जो था कांग्रेस का ही कोनो कार्य प्रवक्ता था। ठीक है, कांग्रेस जो पार्टी था उसी का कार्य प्रवक्ता था। कौन? फिरोज खान। कौन? फिरोज खान जो है कमला नेहरू को ले गया घर उठा के। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर पे ले गया, उनका दवाई वगैरह करवाया, ठीक हो गया। तो फिर जो है बार बार फिरोज खान कहाँ आने लगा? इनके यहाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के यहाँ। तो ये जो इंदिरा गांधी थी उस समय इसी के उम्र के लगभग थी। ठीक है, तो दोनों में हो जाता है भैया प्यार। फिरोज खान और इंदिरा गांधी में दोनों में हो जाता है प्यार, मोहब्बत, लव हो गया। तब लव जो है, लव की तार इतना बढ़ गई कि अब दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करने लगा कि बोला कि भैया हमको शादी करना है। अब शादी करना, यहाँ पे मैटर क्या हो जाता है? हिंदू और मुस्लिम का। भैया ताजी में देश जो है आजादे हुआ था उस समय, और ये दोनों का लव जो है हिंदू मुस्लिम वाला लव हो गया। ठीक है, इंदिरा गांधी हिंदू और फिरोज खान जो है मुस्लिम। ठीक है, फिरोज खान ब्याह करना चाहता था इंदिरा गांधी से, और इंदिरा गांधी चाहती थी फिरोज खान से शादी करने के लिए। अब भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़ा टेंशन में। ये जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे क्या थे? इस समय 1942 की बात चल रहा है। 1942 की ही बात चल रहा है, तो मतलब है कि उस समय शादी नहीं हुआ था। उस समय जो है अपना भारत जो है आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है, 1942 में ही इनका शादी हुआ। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त
अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। ये 42 की कहानी है। तो मतलब शादी जो हुआ था आज़ादी से पहले इनका हो गया था, ठीक है। तो उस समय मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था कि अभी तुरंत आज़ाद ही हुआ था, ये लोग का लव चलने लगा, यहाँ ये गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये जो कहानी है आज़ादी से पहले का ही है, ठीक है। और तब यहाँ पे जो राइट होने लगा, लोगों को जो है ये चीज़ दिखने लगा कि भैया हिंदू मुस्लिम में शादी कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। तो फिर किनको बुलाया? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को बुलाया गया, ठीक है, महात्मा गांधी को बुलाया गया। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये नेहरू परिवार है, यहाँ से यहाँ सबके सरनेम क्या है? नेहरू। यहाँ पे क्या लग गया? इंदिरा गांधी लग गया। इसके पीछे कहानी है कि महात्मा गांधी आए और महात्मा गांधी जो है इनसे सवाल किए भैया ये कैसे मैटर सुलझाया जाएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं साहब हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, देश में ऐसे आज़ादी को लेकर टेंशन है, अगर हम अपनी बिटिया का शादी मुसलमान से करवाएं तो और टेंशन हो जाएगा, जनता आक्रोश हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी, क्या करना चाहिए? तो गांधी जी ने एक उपाय दिया। गांधी जी बोला कि अरे फिरोज खान तुमको शादी करना है इंदिरा गांधी से? तो बोला भैया हाँ करना तो है, क्यों है कि हम लव करते हैं तो शादी तो करेंगे ही करेंगे। तो बोला बेटा तुम ऐसा करो अपना सरनेम चेंज कर लो। तो बोला क्या करना है सरनेम? तो इसने क्या किया? सरनेम फिरोज गांधी रख लिया। क्या रख लिया? फिरोज गांधी। सरनेम हटा के फिरोज गांधी हो गया। और इंदिरा गांधी तो नाम से ही प्रसिद्ध हो गई, गांधी नाम आ गया, इसका सरनेम क्या हो गया? गांधी। नेहरू से क्या? गांधी। फिरोज खान से क्या? गांधी। अब दोनों का मैटर जो है सुलझ गया, सरनेम चेंज हो गया। अब लोग को पता चला भाई गांधी है तो हिंदू ही है, तो इसलिए लोग भी मान गए, लेकिन लोग को भी जानकारी थी। तो ये जो है हिंदू रीति रिवाज से जो है शादी हुआ था पूर्णरूपेण। यहाँ पे देखिए ये पंडित जी जो है मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं और वरमाला तो आप लोग को दिख ही रहा होगा। ये बहुत पुराना हम फोटो ढूंढ के निकाले हैं। ये इंदिरा गांधी है, ये फिरोज खान है, ठीक है, फिरोज गांधी है। बोलिए ये दो देखिए एकदम हवन कुंड में दे रहा है, ओम मंगलम भगवान विष्णु कर रहे हैं ना। तो ये हिंदू रीति रिवाज से जो है शादी हुआ। आइए यहाँ पे इसके पुरखोपति को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे तो और भी मजा आएगा। तो यहाँ पे जो है इनके दो बेटे थे, इंदिरा गांधी के दो बेटे थे। कौन कौन? इंदिरा गांधी का दो बेटा हुआ, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी से दो बेटे का जन्म हुआ, ठीक है। एक का नाम हुआ संजय गांधी, दूसरा का नाम हुआ राजीव गांधी, ठीक है, दूसरा का नाम राजीव गांधी। तो भैया होता क्या है, इनको भी जो है गोली मारकर इनका भी हत्या कर दिया जाता है। इसका मृत्यु कैसे होता है? हत्या कर दिया जाता है गोली मार के। इसकी कहानी ज्यादा बड़ी नहीं है, गोली मारकर, ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं है, इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो राजीव गांधी जो थे इसको भेज दिए कहाँ? इटली पढ़ने के लिए। इटली पढ़ने के लिए जब भेजा इनको प्यार हो जाता है। इटली की लड़की थी एक सोनिया गांधी, ठीक है, सोनिया गांधी से इनको प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो गया। तो इटली की जो निवासी थी सोनिया गांधी, इनसे इनका विवाह हो जाता है। ओके, तो अभी भी जो है आप सोनिया गांधी को देखते ही होंगे, ठीक है, सोनिया गांधी अभी जिंदे हैं। लेकिन राजीव गांधी जो था, राजीव गांधी का भी गोली मारकर हत्या कर दिया गया, गोली मारकर हत्या कर दिया गया। लेकिन इनसे एक बेटा और बेटी का जन्म हुआ, ठीक है, इनसे एक बेटा और एक बेटी हुआ, बेटा और बेटी। बेटा का नाम है राहुल गांधी, अभी भी आप लोग टीवी पे देखते होंगे। और बेटी का नाम है प्रियंका गांधी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ओके, तो ये चीज आप लोग समझ गए, इनके पुरखोपति को समझ में आ गया होगा कि फिरोज खान के दो बेटा संजय गांधी, राजीव गांधी ये इसकी भी मृत्यु हो गया और राजीव गांधी का भी मृत्यु हो गया। और इसका एक बेटा एक बेटी जन्म लिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये तीनों अभी है। ओके, लेकिन इनकी जो माँ थी इनको भी मार दिया गया था, इनको भी मारकर हत्या कर दिया गया था, ठीक है, इसको भी मार दिया गया था, इनका भी हत्या हो गया था, ठीक है, इनका भी हत्या हो गया था। किसका? इंदिरा गांधी को भी गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। इनके पीछे एक कहानी है, उसको भी हम लोग सुनाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। अब सुनाने से पहले जो है
सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि 1951 में कौन थे प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लाल नेहरू। ओके, 1964 में लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, 1966 में इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। हम लोग का देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। ठीक है, कब संविधान कब लिखा गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लिखा गया था। ठीक है, संविधान लागू किया गया था, संविधान लागू किया गया था। ओके, ये चीज समझ में आ गया। तो अभी मैं जो चर्चा करने वाला हूं किसके बारे में? अभी इंदिरा गांधी के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसको सत्ता में जो है थोड़ा कमजोरी हुआ, मतलब सत्ता को सही से नहीं संभाल पाई, और भी चीजें हैं, तो उसके लिए हम लोग पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, तब जाके हम लोग बिहार आंदोलन पे जाएंगे। टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, एकदम एक एक पॉइंट को जो अच्छी तरह समझना। 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो गरीबी अधिक बढ़ गई, बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई, भूखमरी अधिक बढ़ गई। लोगों ने इंदिरा गांधी को इस बार वोट नहीं देने का इरादा बना लिया। 1966 में जब इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री बनी तो गरीबी बढ़ गया, बेरोजगारी इतना बढ़ गया पूछिए मत, भूखमरी पे लोग आ गया। काहे कि भैया इनको सत्ता का नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, ये सत्ता सही से संभाल नहीं पा रही थी। फिर क्या होता है, 1971 में आम चुनाव होना था, आम चुनाव होना था। ठीक है, 1971 में 5 साल का होता है। 1971 में मतलब 66 में ही बनी ही, और 1971 6 5 11 71 हो गया ना जी। 71 में आम चुनाव होना था, तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर फिर से बहुमत ले लिया। अब देखिए, गरीबी उन्हीं के राज्य शासन व्यवस्था में था, तो इंदिरा गांधी बोला देखो सत्ता में आने के लिए आपको झूठ बोलना ही होगा। ठीक है, राजनीतिक में आने के लिए आपको कूटनीति आना चाहिए, तभी राजनीतिक में टिक पाइएगा। आप जो शरीफ बन के जाइएगा राजनीतिक में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं। आप कहिएगा हमको वोट दीजिए हम ये करेंगे, संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जनता को लॉलीपॉप दीजिए, आराम से आपको वोट दे देगा, बहुमत मिल जाएगा। जैसे आम चुनाव 1971 में होने वाला था, तो इंदिरा गांधी ने क्या एक लॉलीपॉप दिया? गरीबी हटाओ का नारा दे दिया। लोगों को लगा अब अच्छा चलो, उस बार तो समझ में नहीं आया, तो 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया है तो शायद गरीबी हट जाएगा। ठीक है, तब फिर बिहार की स्थिति बहुत ही खराब हो गया था। तब बिहार के नागरिक ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। ठीक है, 1971 में क्या बनना था? आम चुनाव होना था, गरीबी हटाओ का नारा देकर फिर से वो क्या कर ली? बहुमत ले ली। तो 1971 में बिहार छात्र आंदोलन शुरू हो गया था। क्या हो गया था? छात्र आंदोलन शुरू हो गया था, बिहार छात्र आंदोलन। ये जो था देखो, सब जितना भी राज्य है भारत के अंदर वो सब मुंह नहीं उठाया कौन? बिहार। बिहार का और आर्थिक स्थिति खराब और बेरोजगार, भूखमरी पे। तो लास्ट में क्या क्या यहाँ के जनता 1971 में बिहार छात्र आंदोलन शुरू कर दिया। हालांकि सरकार किसका बन गया था? इंदिरा गांधी का 1971 में बन गया था, लेकिन 1971 में ही यहाँ की जनता जो है, बिहार की जनता आंदोलन शुरू कर दिया। तो आपसे अगर पूछेगा बिहार में छात्र आंदोलन कब हुआ, तो 1971 में। ओके, तो 1971 में छात्र आंदोलन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आइए समझते हैं। ठीक है, उद्देश्य था कि राज्य की स्थिति को मजबूत करना, राज्य की जो स्थिति है उसको मजबूत करना, और राज्य में जो है भूखमरी और बेरोजगारी चल रही थी उसको हटाना। अब देखिए नेता कौन था? उसके लिए एक नेता चुना गया था, जयप्रकाश नारायण। ये जो नाम देख रहे जयप्रकाश नारायण, ये एक बहुत बड़ी नाम है, एक बहुत बड़ा नाम है। इसने प्रधानमंत्री को हटा दिया, और यही वो व्यक्ति है जिसे प्रधानमंत्री का ऑफर मिला था। ठीक है, लेकिन बोला हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डायरेक्ट ऑफर दिया था इनको कि भैया तुम बन जाओ प्रधानमंत्री, हम नहीं संभालेंगे। लेकिन इसने प्रधानमंत्री की कुर्सी को लात मार दिया था। कौन? जयप्रकाश नारायण। इनके बारे में समझते हैं। 1971 से 1973 तक यह आंदोलन जो है चलता रहा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि केंद्र में बैठा कौन है? प्रधानमंत्री बैठा है। ठीक है, तो तब क्या हुआ? 5 जून 1947 को
73 में, 47 यहाँ नहीं होना चाहिए, गलत है, 47 नहीं 74 होना चाहिए, ठीक है, 1974 होना चाहिए। देखिए ये जो है 1971 से 73 तक ये जो है बिहार का छात्र आंदोलन चलते रहा, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। तो फिर 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक रैली निकाला गया। क्या निकाला गया? एक रैली निकाला गया। फिर इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति कब हुआ? संपूर्ण क्रांति कब हुआ? 1974 ईस्वी में। बिहार छात्र आंदोलन कब हुआ? बिहार छात्र आंदोलन कब हुआ? तो मैंने आप लोग को बताया था बिहार छात्र आंदोलन कब हुआ? 1971 में, 1971 में। ठीक है, इसके पीछे वाला जो भी ईस्वी है आप लोग को याद होगा। 1900 जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री बना 1951 में, और 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, 1966 में इंदिरा गांधी, फिर पंचवर्षीय मतलब चुनाव होना था, चुनाव में फिर कौन आ गई? इंदिरा गांधी। ठीक है, अब देखिए 1974 में ही इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? संपूर्ण क्रांति रख दिया गया। ठीक है, और उसने एक नारा दिया। नारा क्या दिया? इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। भूखमरी होने लगा, लोग बेरोजगार होने लगा, खाना नहीं मिल रहा था लोग, और सरकार इधर उधर घूम रहा था, उनको समझ में नहीं रहा था किस प्रकार सत्ता चलाना है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया, क्योंकि ये सिर्फ बिहार की समस्या नहीं थी, सभी राज्य की समस्या थी, सभी राज्य की समस्या थी, इसलिए यह पूरे देश में फैल गया। 1975 में दिल्ली में कांग्रेस विरोधी रैली निकाला गया। 1975 में दिल्ली में कांग्रेस विरोधी रैली निकाला गया। ठीक है, कौन निकाला था? जयप्रकाश नारायण ने। तब फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो लास्ट में क्या क्या जयप्रकाश नारायण पता है? 12 जून 1975 को इलाहाबाद कोर्ट में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी पे क्या कर दिया? मुकदमा दर्ज कर दिया। और उच्च न्यायालय के जो जज थे उस समय, उच्च न्यायालय के जो जज थे जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब देखिए इंदिरा गांधी को यह लग रहा था जयप्रकाश नारायण हमसे व्यक्तिगत दुश्मनी ले रहा है, इसलिए हम पे केस कर दिया। अब सत्ता में था, अब कोर्ट में केस हो गया किस पे? इंदिरा गांधी पे। इंदिरा गांधी ने गुस्सा से राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलकर देश में आपातकाल लागू कर दिया। ठीक है, आपातकाल लागू कर दिया। 1975 में ही क्या हुआ था? आपातकाल लागू हुआ था। आपातकाल का मतलब क्या होता है ये भी हम आपको समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हो रहा है ना। हाँ, तो 1975 में जब यहाँ पे 1975 में क्या किया? ये आंदोलन को रोकने के लिए जब दर्ज करवा दिया, मुकदमा दर्ज हो गया, सारा कुछ हो गया, और ये बोल रहा था इंदिरा गांधी को हाजिर हो जाओ कोर्ट में और अपना इस्तीफा दे दो। जज ने सुनवाई कर दिया, लेकिन इंदिरा गांधी क्या किया? गुस्सा से आकर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलकर देश में क्या कर दिया? आपातकाल लागू कर दिया, जिसका असर सीधा संपूर्ण क्रांति पर पड़ गया। आपातकाल का मतलब ये होता है, ठीक है, कि आप दो व्यक्ति बैठ के कहीं पे बात नहीं कर सकते हैं, रैली नहीं निकाल सकते, 4-5 दोस्त एक जगह बैठ के खा नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकते, ये सब चीजें आपातकाल के कारण होता है। आपातकाल में यही सब होता है। तो अगर 10 गो लोग नहीं जुटेगा तो कैसे आंदोलन चलेगा जी? नहीं चलेगा। इसलिए उसने किया। यह आपातकाल जो है 18 माह तक चला। ठीक है, 18 माह तक चला, और इसी सब आंदोलन में, इसी आंदोलन के कारण जो है जयप्रकाश नारायण और बड़े बड़े नेता को कहां भेज दिया? जेल भेज दिया। कौन? इंदिरा गांधी। अब जेल भेज दिया तब क्या होगा?
जेल भेज दिया, नेतेर के जेल भेज दिया, तब आंदोलन कमजोर पड़ गया। धीरे धीरे क्या हुआ, कमजोर पड़ गया। यह आपातकाल लगा था कब, 18 महीना तक लगा था। तो दिसंबर 1976 में ये आपातकाल खत्म हुआ। और जैसे आपातकाल खत्म हुआ तो 1977 में क्या होना था, आम चुनाव होना था। क्या होना था, आम चुनाव होना था। ठीक है, तो आइए समझते हैं, क्योंकि यहां पे आप लोग समझे 1971 में बना आम चुनाव में इंदिरा आई, फिर 1976 तक रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी। तो 1977 में क्या था, आम चुनाव होना था, आम चुनाव होना था। अब क्या होता है सुनिएगा जरा गौर से। अब जो है लोग जो है पूरी तरह से इंदिरा गांधी पे आक्रोशित हो गए, पूरा तरह से। अब इस बार वोटे नहीं देंगे भर गए, एकरा जीतेबे नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है जयप्रकाश नारायण ने एक और पार्टी बना दिया। ठीक है, आम चुनाव हुआ था, उस समय कोई पार्टी नहीं था, दो पार्टी बन के आ गया। एक कांग्रेस की पार्टी जिसे कांग्रेस पार्टी या इंदिरा गांधी की पार्टी कहिए, और दूसरा आ गया जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मत समझिएगा, जनता पार्टी एक पार्टी आई थी उस समय। ठीक है, अब उम्मीदवार किसके लिए चुना जाएगा, पीएम का उम्मीदवार चुनना था। अब दो लोग वहां पे उम्मीदवार आया, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी, दो उम्मीदवार था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीजें टर्नओवर भी लेगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो मोरारजी देसाई 542 में से 330 सीट से जनता पार्टी को जीत हुआ। ठीक है तो जनता पार्टी क्या कर गई, जीत गई, और ये जो है हार गई। क्या हो गई, हार गई। कांग्रेस का दो जगह मतलब वर्चस्व था, राम बरेली और अमेठी। ये दो जगह जो है राम बरेली और अमेठी। ठीक है, याद रखिएगा, राम बरेली और अमेठी। ये कांग्रेस का दो जगह है। क्या है, जगह है। यहाँ से कांग्रेस जल्दी नहीं हारता। क्या होता है, यहाँ से कांग्रेस नहीं हारता है। और दोनों जगह पर कांग्रेस का नेता का वर्चस्व रहने के बावजूद भी इंदिरा गांधी और संजय गांधी का वहाँ पे क्या हो गया, हार हो गया। और 542 सीट में से जो है 330 सीट लेकर मोरारजी देसाई क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। अब ये जो है इंदिरा कांग्रेस का जो है पार्टी खत्म। क्या हो गया, पार्टी खत्म हो गया। अब जब ये हार गया, जब व्यक्ति हार जाते हैं तो वो अच्छा सोचने लगते हैं। तब जो है ये सोचने लगे किस प्रकार से हम अपनी सत्ता को फिर से वापस लाएं भैया, है कि नहीं, कैसे होगा, है कि नहीं। आइए तो आगे समझाते हैं। अब हुआ कि बढ़ गया, ये जो था बढ़ गए, चलो भाई, वो ये जो था कब आया, 1977 में आया। ठीक है, 77 में दिसंबर में आम चुनाव होना था ना, दिसंबर, तो खत्म हो जाएगा, 77 आ ही जाएगा ना, खत्म हो गया 77 में। 1977 में आम चुनाव हुआ और ये जो है 2 साल रहा था। ठीक है, ये 1980 जैसे आया, 1980 के मध्य में मतलब बीच में ही अनुभव नहीं रहने के कारण मोरारजी देसाई सरकार गिर गया और पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई, इंदिरा गांधी की सरकार बन गई। मतलब मोरारजी देसाई जो है इनको जो है अनुभव नहीं था भैया देश को कैसे चलाना, सत्ता को कैसे चलाना। तो उसी समय से शुरुआत हुआ था इस सब चीज़ का। तो ये समझ नहीं पा रहा था और वो नहीं समझ पाए। अकल खुला कब, जब वो हार गई, जब लोग जो है मोरारजी देसाई को जिता दिया, तब अकल आया। तो मोरारजी देसाई जो है देश को संभाल नहीं पाया, सत्ता को संभाल नहीं पाया, क्योंकि अनुभव नहीं था। तो फिर सरकार किसका बन गया, कांग्रेस पार्टी का सरकार बन गया। तो 31 अक्टूबर 1884 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दिया गया। अब यहाँ पे एक कहानी आता है। अब यहाँ पे कौन बनी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। कब, 1980 के मध्य में ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। अब इंदिरा गांधी जो है लोक जन कल्याण के लिए कार्य करना चाहती थी, देश की भलाई के लिए कार्य करना चाहती थी। लेकिन 1984 में दुर्भाग्यवश इसकी मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु जो होता था, इनके बॉडीगार्ड, मतलब बॉडीगार्ड का हिंदी होता है अंगरक्षक, जो दूधू को गार्ड रखते हैं। देखते हैं मोदी जी चलेंगे तो Z+, अब पहले था Z सुरक्षा, प्रधानमंत्री को कौन सुरक्षा दिया जाता था, Z सुरक्षा। अब Z+ सुरक्षा कर दिया गया है प्रधानमंत्री का। ठीक है,
देखिएगा काला कोट एकदम जबरदस्त तरीका से पहन ले, अटैची ले ले, एकदम गाड़ी चल रहा है, और जैसे चलेगा उसका नजर देखिएगा इधर उधर रहेगा पूरा पब्लिक पे कि कौन क्या कर रहा है, इसी चलते रहते हैं। तो वो Z+ अब हो गया, पहले नहीं था। हालांकि अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि भैया एक बात बताइए, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी किस प्रकार से हुई थी, समझिएगा। मूल कारण क्या था? स्वर्ण मंदिर जो कहाँ पड़ता है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर में क्या हुआ था, आतंकवादी लोग घुस गए थे और वहां के नागरिक का कहना था कि जूता पहनकर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी आई, बोली कि सैनिक को आदेश दिया कि भाई जाओ उसको मार पीट के आतंकवादी को भगाओ वहां से, काहे कि देश के लिए भी असुरक्षित है, ठीक है, असुरक्षित है और लोगों के लिए भी असुरक्षित है। तो वहां के जो लोग थे वो कहता था कि जूता पहन के मंदिर में नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिक्कत हो गया, और सैनिक का बताइए जूता पहन के नहीं जाएगा अंदर तो कैसे होगा, होगा जी, उसका सुरक्षा होना चाहिए, नहीं तो फिसल जाएगा, कहीं गिर जाएगा, मर जाएगा, यही होगा। पैर में गोली मार दिया, बहुत चीज हिफाजत के लिए जूता को पहना जाता है, और दौड़ने में भी अच्छा होता है जब जूता पहनते हैं। लेकिन लोग वहां का मानने के लिए तैयार नहीं था। आतंकवादी जो है, आतंकवादी का जो है टेंशन इंदिरा गांधी को बढ़ गया, तो इसने एक दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया, लेकिन रात को जो है 12 बजे, ठीक है, इसने क्या कर दिया, सैनिक को आदेश दे दिया, सैनिक को बोला जाओ आतंकवादी को मार गिराओ, ठीक है, आतंकवादी को मार गिराओ, देश के लिए नहीं तो संकट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, संकट आ जाएगा। तो ये क्या क्या जो सैनिक लोग था जाके वो सब आतंकवादी को मार दिया। अब यहाँ पे तौहीन हो गया कि भैया सैनिक जो है जूता पहन के गया था आतंकवादी को मारने के लिए। तो ये जो था पंजाबी लोग को ये आक्रोश आ गया था, गुस्सा आ गया था। गुस्सा की वजह से इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह जो सिख के थे, वो जो थे सिख के, और स्वर्ण मंदिर जो है सिखों का ही मंदिर है, ठीक है, सिख थे। और उसने क्या किया, इंदिरा गांधी पर गोली चला दिया और इंदिरा गांधी का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। क्या हो गया, मृत्यु हो गया। सिखों के 10वें गुरु कौन था, याद करके बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग कि इंदिरा गांधी के सिखों के 10वें गुरु कौन थे, और सिखों का 10वां गुरु कहाँ के थे ये भी बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस घटना के बाद जो है प्रधानमंत्री को Z सुरक्षा से Z+ की सुरक्षा अब दिया जाता है। तो यहाँ तक इंदिरा गांधी की कहानी आप लोग समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं ना, यहीं तक था इंदिरा गांधी। उसके बाद जो है, उसके बाद आज तक किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। 1975 के बाद आज तक किसी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। अब जो है गठबंधन की सरकार होती है। तो भैया गठबंधन के बारे में हम लोग ने चर्चा कर ही लिया, और कांग्रेस के पूरे परिवार के बारे में आपको फंडा समझा ही दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब हम लोग समझते हैं चिपको आंदोलन, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर पूछा भी जाता है। तो चिपको आंदोलन जो है आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि ये पॉपुलर कहानी है, ठीक है। चिपको आंदोलन, ठीक है, इसको हम कुछ अलग वे से आप लोग को समझाते हैं। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, तब उत्तर प्रदेश का एक भाग था, ठीक है। किसानों ने वृक्ष की कटाई का विरोध करने के लिए क्या था, ठीक है, वृक्ष जो है काटा जाता था। जो इसके जो अथी थे महाजन वगैरह जो इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या था, हाँ आंदोलन, अच्छा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ये जो था ये वृक्ष कटाई चल रहा था, ठीक है, ये वृक्ष कटाई चल रहा था। ये कब की कहानी है, 1970 की। ये कब की कहानी है, 1970 की है। तो लोग जो थे उस समय जो माना जाए उत्तराखंड का एक गांव था, गांव का नाम था चमोली जिला में, ठीक है, सॉरी जिला ही था ना, चमोली जिला, उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया भाई, ठीक है, तो हाँ भाई चल एक बार और से थोड़ा सा यहाँ पे वो चीज़ें हो गई ना, बोलने में लड़खड़ा गए। देखो चिपको आंदोलन क्यों हुआ था,
चिपको आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि जो ठेकेदार वगैरह था वृक्ष की कटाई कर रहे थे, लेकिन किसान लोग जो चाहते थे कि वृक्ष की कटाई नहीं हो, ठीक है। और चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह जो है उत्तराखंड राज्य तब उत्तर प्रदेश का एक भाग था उस समय, ठीक है। किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए क्या था, यह आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में 1970 में प्रारंभ हुआ। यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में धीरे धीरे फैल गया। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह और रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी और नेतृत्व में हुई थी, ठीक है। अब देखो ये जो है इधर जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, बीपीएससी शिक्षक वाला, ठीक है, शिक्षक वाला जो एग्जाम हुआ था, शिक्षक वाला जो बीपीएससी अब लेने लगा, वो जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था चिपको आंदोलन से कि उसके प्रमुख नेता कौन थे। तो यहाँ पे देखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा भी था, गौरा देवी भी था, लेकिन यहाँ पे याद रखना आप लोग को क्या, सुंदरलाल बहुगुणा, उसके प्रसिद्ध नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है। कुछ बच्चे ने श्रीमती गौरा देवी मार दिया। अगर महिला पूछे तो श्रीमती चंडी प्रसाद भट्ट भी था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे श्रीमती गौरा देवी जो थी महिला में थी, महिला में थी। इसमें जो है महिला भी चढ़ बढ़ के साथ दिया था। तो ये आप लोग समझे कि नहीं समझे? समझे? चिपको आंदोलन कब हुआ था भैया? 1970 में। कहाँ हुआ था? चमोली जिले में। चमोली जिला कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। क्यों हुआ था? वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए, ठीक है। इसके प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया? इतना ही है भाई चिपको आंदोलन में आप लोग को लिखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट आते हैं अब देखिए इसी में कुछ पॉइंट जोड़ दिए। इस आंदोलन में अहम भूमिका महिलाओं ने निभाई, क्योंकि ठेकेदार जो था पुरुष लोग को क्या कर देता था? शराब देकर उसे शांत कर देता था, ठीक है। देखा जाए तो आज बहुत चीज़ों को जो है सुधार कर देती है महिला, और उस समय भी जो महिला चढ़ बढ़ के भाग लेता। अब जब वृक्ष कटाई करने के लिए आया था ठेकेदार, चिपको आंदोलन की बता रहे हैं। चिपको आंदोलन याद रखना कब हुआ था? 1970 में, ठीक है। कौन सा? चमोली जिले में। चमोली जिला कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। इसके प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ये चीज समझ में आया आप लोग को? और इसमें जो है महिला भी जो है चढ़ बढ़ के साथ दिया था। पुरुष लोग को क्या करता था? पुरुष लोग को ठेकेदार वगैरह था वो शराब पिला देता था, तारी दारू जो होता है वो सब पिला गोरा शांत कर देता था, लेकिन महिला शराब पीती नहीं थी, और इससे दिक्कतें हो रही थी महिला को। क्या हो रहा था? मान लिया जब पुरुष जो है शराब पी के आता था, महिला को कूटते रहता, थप्पड़ लप्पड़ देते रहता था, इससे दिक्कत होता था, कमाता नहीं था, शराबे पीने में लग जाता था दिन भर नशे में, तो कमा के नहीं लाता था, तो घर में भी दिक्कत होती थी। इसलिए महिला जो है इसमें आंदोलन में जबरदस्त तरीका से भाग लिया। तब महिला लोग कमर कसकर इस आंदोलन में भाग लिया। जब वृक्ष काटने लोग आते थे तो वृक्ष से ही चिपक जाती थी कि भाई काट, हमरो काटेगा तब कटेंगे। इस आंदोलन में 27 महिलाओं को प्राण देना पड़ा, और इस आंदोलन को सफलता मिली। सरकार ने 15 वर्ष के लिए वृक्ष कटाई पर रोक लगा दिया। आई होप ये क्लियर हो गया। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत हो नहीं ना? आइए आगे। दलित पैथर्स, ठीक है। दलित पैथरस है ना? हाँ, पैथरस समझते हैं। दलित पैथरस क्यों हुआ था इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखो भैया होता क्या है, ठीक है। दलित पैथर्स इसलिए हुआ था कि जो हम लोग का देश जो था आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी दलित लोग जो थे, दलित लोग में कौन आ जाता है? दलित लोग में कौन आ जाता है? एक होता है दलित, एक होता है महादलित, दोनों वही में आ गया, ठीक है। जो हरिजन कहते हैं, जिसको हरिजन कहते हैं, ठीक है, उसमें आ गया आपका हरिजन जो आ जाता है, जिसको बोलते हैं पासवान, ठीक है। और भी SC ST कर देते हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा, SC और ST
ये जो होता है SC ST जो होता है, ठीक है, जो नीचे कोटि के जात के जो लोग होते हैं वो आते हैं हरिजन में। इन लोग के साथ जो है दलित लोग के साथ जो है, दलित लोग के साथ जो है बहुत अन्याय होता था। क्या होता था? अन्याय होता था। क्या अन्याय होता था? ना तो इसको मंदिर में प्रवेश करने दिया जाता था, ना सत्ता में अधिकार दिया जाता, किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता था। इसको छुआछूत माना जाता था। क्या माना जाता था? छुआछूत। छुआछूत समझिएगा ध्यान से, इसको क्या माना जाता? छुआछूत। इससे दूरी बना कर रखा जाता है। इसको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। क्या? मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, प्रवेश करना मना था। इसको किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था, किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था, प्राप्त नहीं था, ठीक है। इसे गांव से बाहर भी रखा जाता, इतना भेदभाव होता था, इसलिए दलित पैथर्स लाया गया। दलित पैथर्स लाया गया 1970 के दशक में बनाए गए संगठन था दलित, जिसने दलित का साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करने के लिए था। जबकि भारतीय संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। और एक बात याद रखिएगा, संविधान कौन लिखा था? संविधान कौन लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे थे, ठीक है। और ये कौन से जाति से थे? दलित से ही थे। और इसके ही बात पे पूरा भारत का संविधान लिखा गया था। लेकिन तब फिर भी लोग जो है नहीं मानते थे। लेकिन 1960 से 70 के दशक में भेदभाव चल रहा था तभी, तथा महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार भी होता था। ये जो दलित परिवार की जो महिला था, वो जो ऊपरी कास्ट के जो लोग थे, ठीक है, ऊपर जो लोग थे, दूसरे जाति के जो लोग थे, वो लोग इनके साथ दुष्व्यवहार भी करता था। दुष्व्यवहार का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, इनके साथ गलत चीज़ें भी होता था। उनकी महिलाओं के साथ, पुरुष के साथ भी बता दिए, उनको शिक्षा नहीं दिया जाता था। मेन चीज़ इसके बाद क्या हो जाता, ये लोग जो इतने नीचे हुए थे, इनका रीजन था कि ये शिक्षित नहीं थे। ये शिक्षित नहीं थे। और शिक्षित कैसे होता है? इसको समाज से दूर रखा जाता, शिक्षित कैसे होगा? इसलिए 1970 के दशक में बनाए गए संगठन था दलित पैथर्स, जिसमें दलितों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करने के लिए बनाया गया था। ओके, समझ में आया? दलित पैथर्स कब आया था? 1970 में। क्यों आया था? दलितों के साथ भेदभाव को खत्म करने के लिए उल्लेख किया गया था, लेकिन इस चीज को नहीं मानता था। लेकिन 1960 से 70 के दशक में भेदभाव चल रहा था तथा महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार हो रहा था, इसलिए दलित पैथर्स को लाया गया, ठीक है। अब दलित पैथर्स में क्या लाया गया? सरकार के द्वारा बनाए कानून का कोई असर नहीं होता था। इससे जो है परेशान हो गए थे लोगों को। सरकार के लिए तो सब बराबर है, सरकार के लिए सभी बराबर है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरी तरफ जो था रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया दलितों के समर्थन दे रहा था। और 1889 में इस आंदोलन को सरकार ने दलितों पर अत्याचार करने वालों के लिए कठोर कानून बना दिया, ठीक है। 1970 में दलित पैथर्स आया, ठीक है। और 1989 में सरकार कानून बना दिया, ठीक है, कि भैया अगर हरिजन के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाए तो उस पर कठोर कानून लागू कर दिया जाए, ठीक है। तो दलित लोग थोड़ा सा ऊपर, इसलिए अब होता था कि ये को क्या कहते हैं, हरिजन एक्ट, ठीक है, हरिजन एक्ट, ठीक है। हरिजन एक्ट दे दिया उन लोग को, किसको? हरिजन को दे दिया। अगर हरिजन पे किसी भी प्रकार का अगर मारपीट करते हैं तो वो अगर आप पे केस कर देता है तो आपको जेल जाना ही होगा, ठीक है। ये कैसा कानून बना दिया, इसलिए हरिजन को मारेगा ही नहीं कोई, इसलिए हरिजन एक्ट लगा दिया गया था, ठीक है। चलो भाई, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोग को। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अब आते हैं भारतीय किसान यूनियन। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए, कब हुआ था? 1960 में हरित क्रांति के माध्यम से हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को बहुत से लाभ हुआ था। और हरित क्रांति जो हुआ था, हरित क्रांति कब हुआ था? हरित क्रांति के माध्यम से 1960 में, एक चीज याद रखना है, भारतीय किसान यूनियन, इसके बारे में प्रश्न जो है बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ओके, सर्दी हो गया थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। 1960 में जो है हरित क्रांति के माध्यम से हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को बहुत सारा लाभ हुआ था कि गेहूं और गन्ना का नकदी फसल बनाया गया। क्या बनाया गया? गेहूं और गन्ना का जो है नकदी फसल बनाया गया, मतलब पैसा तुरंत नगद मिल जाता था। और उसका सरकार ने गेहूं और गन्ना का जो है दाम को जो है कम कर दिया था। पहले बढ़ा दिया था, फिर क्या कर दिया, ये दोनों फसल जो है गेहूं और गन्ना नगदी फसल बन गया था, नगद उनको मिल जाता था। तो लोग जो है बढ़ चढ़ के अगला साल भी जो है गेहूं और गन्ना का खेती करने लगा, अधिक होने लगा। तो सरकार क्या कर दिया, इसका दाम कम कर दिया। तो कम कर दिया तो 1980 में क्या होता है, भारतीय किसानों के द्वारा भारतीय किसान यूनियन का एक संगठन बनाया गया। भारतीय किसान यूनियन का संगठन कब बनाया गया? 1980 में बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि गेहूं और गन्ना का दाम जो है कम कर दिया गया था सरकार के द्वारा। 1960 में जो है गेहूं और गन्ना अधिक मात्रा में फसल हुआ था 1980, और ये जो था गेहूं और गन्ना नगदी फसल था। और 1980 में भारतीय किसानों के द्वारा भारतीय किसान यूनियन एक संगठन बनाया गया। आइए इसके बारे में समझते हैं। ये किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत, तो महेंद्र सिंह टिकैत किसानों का नेता किसको बोला जाता है? महेंद्र सिंह टिकैत। देखिए इनके पैर में चप्पल है जी? नहीं है। और ये बूढ़ा है। किसान जो है हमेशा खेत में ही रह जाते हैं, और महाजन का बेटा जो है पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाता है, हर चीज कर लेता है। लेकिन कहा जाता है किसान का बेटा खेत में ही रह जाता है। ये भी चीजें आप लोग समझते ही होंगे, जानते होंगे। क्योंकि किसान जब अनाज लगाते हैं, ठीक है, जब अनाज लगाते हैं उस समय जो है बीज का दाम, खाद का दाम, जुताई का दाम, ये सभी चीज़ों का दाम जो है बढ़ा रहता है। जब किसान अपने खेत में उपज करते हैं और महीनों भर उसमें मेहनत करते हैं, जब आती है बारी अनाज को बेचने का, तो उस समय जो है अनाज का जो है दाम कम कर देता है, 8 रुपया 7 रुपया, इतना कि उसका मेहनत का भी दाम नहीं निकल पाता है। लेकिन सरकार और लोगों को ये समझ में नहीं आता कि भैया अगर किसान नहीं रहा, अगर किसान अनाज उपजाना छोड़ दे तो कल से आपके घर में खाना बनना छूट जाएगा, भले पैसे चिबाइएगा। हाँ, किसान अन्न रहेगा नहीं तो खरीदिएगा कहाँ से जी? ओके, तो ये चीजें आपको मैंने किसान के बारे में बताया। तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। एवं इसके राष्ट्रीय संयोजन समिति का संयोजक यूही वीर सिंह था। और ये भी जो है बीपीएससी में पूछा गया था, ये भी प्रश्न, ठीक है। मैंने जब देखा तो देखा भाई ये सब चीजें पूछा गया है। ओके, तो ये चीज समझ लीजिए। किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के गठन कर सरकार के विरोध रैली, धरना प्रदर्शन किया था। क्या था? धरना प्रदर्शन किया था। तो आपको याद क्या रखना है कि भारतीय किसान यूनियन का गठन कब हुआ? 1980 में, ठीक है। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक। इतना ही आप लोग को याद रखना है, कोई दिक्कत जी नहीं ना? तो ये चीजें समझ में आ गया ना? अगर आप लोग से पूछेगा भारतीय किसान यूनियन के बारे में बताइए, आराम से बता दीजिएगा। भारतीय किसान यूनियन जो हुआ था 1980 में हुआ था। और ये क्यों हुआ था कि 1960 में हरित क्रांति के माध्यम से, हरित क्रांति का मतलब ये होता है नए टेक्नोलॉजी, मतलब खाद बीज डाल के अच्छी फसल उपजाना, आधुनिक रूप से उपजाने के क्रम को क्या बोला जाता है? हरित क्रांति बोला जाता है, ठीक है।
हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ था, क्योंकि गेहूं और गन्ना को जो है नकदी फसल बना दिया गया था और उसका दाम भी बढ़ गया था। लेकिन सरकार ने गेहूं और गन्ना को जो है दाम को कम कर देता है, और इसलिए गुस्से से आकर, आक्रोश होकर किसान लोग जो है 1980 ईस्वी में भारतीय किसान यूनियन का संगठन बनाया। और भारतीय किसान यूनियन के संगठन के प्रमुख नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। और इसके राष्ट्रीय संयोजन समिति के संयोजक थे MUही वीर सिंह। ठीक है, और किसानों ने भारतीय किसान यूनियन का गठन कर सरकार के विरोध रैली, धरना प्रदर्शन किया था। ओके, ये चीज समझ में आ गया? इतना ही लिखना आप लोग को। आइए, तारी विरोधी आंदोलन अब हम लोग पढ़ेंगे। तो भैया तारी विरोधी आंदोलन कब हुआ था और क्यों हुआ था, ये भी चीजें जानेंगे। साथ में हम आपको बता दें, अभी बिहार में दारू बंद आंदोलन है, बिहार में शराब बंद है। ठीक है, शराब जो है बंद है। ठीक, चलो भाई, शराब बंद है, अच्छी बात है, लोगों को भलाई की बात हुई, शराब बंद हो गई। लेकिन ये नाम का बंद है। हमको इसलिए जो है नेता लोग से बड़ा हमको दुश्मनी होता है, यही वजह से। कोई भी चीज़ आप लागू कर रहे हैं लेकिन आपसे संभल नहीं रहा तो फिर लागू मत कीजिए। ठीक है, जो काम किए हैं हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी, प्रिय मुख्यमंत्री बिहार के, ठीक है, उसी ने शराब को बंद किया है। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो बिहार के हर घर तक आपको शराब पहुंचने का एक नियम बना दिया। कौन? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और वन कैमरा बोल रहे हैं कि बिहार में हर जगह शराब मिलता है, हर जगह शराब मिलता है। अगर आपसे संभल नहीं रहा है, चीज़ों को मत बनाइए, क्योंकि ये शराब जो होता है, जो बाहर से शराब आती है, या इस शराब में जो है जो एक्सपायर होता है वो भी शराब लोग जो है पी लेते हैं, और शराब के वजह से बहुत ज़्यादा मृत्यु हुआ। और यही शराब के वजह से, ये शराब जितना नुकसानदायक नहीं था, वो नए जो नशा होता है और उससे भी ज़्यादा नुकसानदायक होता है, अस्थमाइक वगैरह बहुत सारा चीज़ आ गया, जो लोग अपने दैनिक जीवन में शराब से ज़्यादा उस नशा को करने लगा। तो हालांकि जिसके बारे में मैंने बताया, अस्थमाइक और भी बहुत सारा नशा होता है, ड्रग्स वगैरह लेते हैं लोग। ठीक है, बिहार की बात बता रहे, बिहार में ड्रग्स वगैरह हर चीज लेते हैं। ठीक है, अस्थमाइक जो होती है इतनी बड़ी गोलियां होती है, ठीक है, गोलियां होती है, और वो क्या करता है, एक तरह से वो दवाई का काम करता है, लेकिन लोग जो है उसे सूंघ के अंदर लेते हैं, सुलेशन लोग पीते हैं। पटना में जाइएगा, जैक्सन के पास आपको हजारों बच्चा, इतना छोट बच्चा जो है सोल्यूशन पी के मर रहा है। देश नहीं, बिहार नहीं संभल रहा, आपसे क्या संभलेगा ओ नीतीश बाबू। ठीक है, ये जो है सीधे धड़कन को कम कर देता है। ठीक है, और कुछ दिनों बाद इसकी मृत्यु हो जाता है स्माइक पीने वाले के। अगर आपके दोस्त में कोई भी पी रहा, उसको मना कीजिए कि भाई मत पी, नहीं तो तुम्हारा किसी दिन मृत्यु हो सकता है। शराब बंद करने से बेनिफिट क्या मिला सरकार को? बेनिफिट क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आपको मैं बता दूं, जब यही सुशासन बाबू नीतीश कुमार जब आपके बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, 2005 की कहानी बताते हैं। 2005 से 10 में 10 तक की कहानी समझिए आप लोग। इसमें जो है शराब की दुकान इतना खुलवाया गया था। कौन? यही नीतीश कुमार ने हर प्रखंड में 5-5 गो शराब का दुकान खुलवाया था। और याद रखिएगा 2005 से जो है बिहार की स्थिति खराब थी, बिहार के सड़क खराब थे, बिहार में बिजली की कमी थी। लेकिन जैसे शराब की वृद्धि हुई, क्योंकि सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स मिलता था, तो वो शराब से मिलता था। शराब का टैक्स को लेकर इसने 2005 से 10 में इतना जबरदस्त काम किए थे नीतीश कुमार जी कि हर गली, हर जगह आपको रोड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वो काम करने के बाद, लेकिन ये क्यों बंद किए? चलो भाई बंद कर दिया, एक नियम लगा के बंद करना चाहिए था ना। आपसे समझ ही नहीं रहा। और ये 2016 में आके शराब को पूर्णतः बंद कर दिया, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। 2004-5 से पहले जो है खूब चोरी चकारी होता था, खूब
जिसको कहते हैं सड़क पे 10 बजे निकलते ना तो चोर उठा के आपको लेके चल जाता, कोई चीज रहता सामान छीन के चला जाता था। लेकिन ये 2005 से 10 में जो काम किए हैं नीतीश कुमार, एकदम वो सराहनीय काम किए, एकदम जबरदस्त वाला काम किए थे। उनकी भी मैं बात करूं, जो सही काम कर रहा है वो सही कर रहा है, ठीक है। ये काम जो किए थे एकदम जबरदस्त काम किए थे, ठीक है। इसमें 2005 से 10 में मतलब 15 तक मान लीजिए, 14 तक मान लीजिए, वो बहुत अच्छा काम किए थे। लेकिन उसके बाद जो उसके मन में जो आया, शराब जैसे बंद किया, आज देखिए 2016 से आज तक की स्थिति देखिए कि आज भी 2004 से पहले वाला कहानी हो रहा है। आज भी लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। हर गली, हर नुक्का, हर चौराहा पर आपको जो है एक स्माइकर, एक गंजेरी, एक भंगेरी देखने को मिल जाएगा। मेरे भाई बताओ ना, शराब बंद करने से फायदा क्या हुआ? क्या शराब नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना, तो फिर बंद क्यों कर रहे हो जब आपसे संभल नहीं रहा? अब यहीं पे बात करते हैं, अगर शराब बंद करना था तो पूर्ण रूपेण बंद करे, ताकि लोग जो है सही चीजें उपयोग कर सके अपने जीवन में, ठीक है, ना कि खराब शराब। अब शराब मिल रहा है तो लोग पी रहे हैं। अगर बंद करना है तो भाई यहाँ पे बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं, लोग जो प्रशासन रहता है, उसको टाइट करो ना। देखो शराब बंद कैसे नहीं होता, उनको निष्कासित कर दो। अगर तुम्हारे एरिया में, अगर तुम्हारे बॉर्डर के अंदर शराब मिला तो सबसे पहले तुमको निकालेंगे हम यहाँ से, नौकरी सटाएंगे। देखो शराब कैसे आ जाता है बिहार के अंदर। नहीं, दिमाग तो लगाओगे नहीं। अब उसके लिए शराब के लिए कानून बना दिया गया, उनके लिए चेक करने के लिए मशीन। रे भाई सरकार, तोरा तो पते है कि बिहार में शराब मिलता है, तब न मशीन तशीन लगा रहा है। मशीन आप यहाँ पे जाइएगा, पुलिस लोग रोकेगा, मुंह में कहेगा फूकने के लिए, उनको पता है तभी ना शराब मिल रहा है, तभी तो चेक कर रहा है। और चेक करने में फाइन करता है 20,000, 20,000 दीजिए, 5,000 दीजिए और वहां से छूट जाइए, फिर शराब पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कानून काहे बना रहे हैं? जब आपसे संभल नहीं रहा तो उस चीज को बंद कीजिए पूर्ण रूपेण। या तो यहाँ पे जो आपके यहाँ पे जो है ना बॉर्डर पे जो प्रशासन रहता है उनको टाइट कीजिए। अगर आपके क्षेत्र में किसी भी प्रकार से शराब आता है तो आपको जो है सस्पेंड कर देंगे, निकाल देंगे। देखिए शराब बंद होता है कि नहीं होता। हर जिला में जो जिला परिषद होते हैं, जो जिला के अधिकारी होते हैं, उसको बोल दीजिए अगर आपके जिला में शराब आता है तो आपको जो है इस्तीफा देना पड़ेगा, आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। देखिए शराब कैसे नहीं बंद होता। और चले जाइए गांव में जाइए, मुखिया को बोल दीजिए अगर आपके गांव में शराब कोई व्यक्ति पीता है तो आपको जो है मुखिया से इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए शराब बंद नहीं होता। अरे भाई नियम तो लगाओगे नहीं, क्योंकि आपको चाहिए हर तरह से बेनिफिट चाहिए ना, तो फिर कैसे होगा? इस तरह से बिहार को बर्बाद किया जा रहा है, ठीक है। और बिहार की बर्बाद बहुत तरह से किया जाता है। बिहार की बात हो रही है तो समझ लो, बिहार में एक दक्षिणी बिहार है, ठीक है। दक्षिणी बिहार जहाँ के मुख्यमंत्री, अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घर कहाँ? दक्षिणी बिहार। और उत्तरी बिहार में इतनी स्थिति खराब है कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। वही चले जाइए बिहार का दूसरा और दक्षिणी बिहार, जो आप लोग कहते हैं गया गए हैं ना, एकदम जो पर्यटनों का घूमने का जगह है, एकदम चमचमाता हुआ शहर मिल जाएगा। का है अपने इधर विकास कीजिएगा, दूसरे इधर क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार अगर सत्ता में देखिएगा ना तो सत्ता में कोई व्यक्ति सही नहीं है। अब वही चल जाइए मोदी जी का, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी के चल जाइए गुजरात देखने के लिए। गुजरात मुंबई को फेल कर रहा है अभी, ठीक है, जाइए देखने के लिए। नहीं, अपने अपने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, ठीक है। सबको पता है शराब मिल रहा है, लेकिन किसी का कान में चूर तक नहीं होता है, ठीक है। कानून बना दिया, शराब पिए हुए व्यक्ति को जो है जेल में डालो या 20,000 रुपया लेके, 5,000 रुपया लेके छोड़ दो। अरे औकात है तो सही से करो, वरना करो ही मत। वन कैमरा बोल रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, ये चीज समझ में आ गया ना। ये बिहार की कहानी बताए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में जो है सवाल पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम लोग तारी विरोधी आंदोलन के बारे में समझ लेंगे, ठीक है। चलो, तारी विरोधी आंदोलन हुआ था 1952 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना। 1952 ईस्वी में तारी विरोधी आंदोलन हुआ था। ये जो कहां से हुआ था? आंध्र प्रदेश से हुआ था। तारी विरोधी आंदोलन कहां से हुआ था? आंध्र प्रदेश से हुआ था। कौन से जिले से? मेल्लोर जिले से, ठीक है, मेल्लोर जिले से हुआ था। कौन सा जिला से? मेल्लोर जिला से हुआ था। और किनके द्वारा हुआ था ये आंदोलन? महिलाओं के द्वारा हुआ था। क्यों हुआ था? महिलाओं के द्वारा। और ग्रामीण महिलाओं जो थे, पुरुष द्वारा तारी सेवन के रोक कर घर में खुशहाली लाना चाहती थी। पुरुष जो कमाता था वो सारी कमाई तारी पे खर्च कर देते थे। कभी कभी वे नशे के कारण
काम पर भी नहीं जाया करते थे। इससे क्या होता था, घर की हालत बिगड़ने लगी, बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो रहा था, शिक्षा पर असर पड़ रहा था, घर में खाने के लिए लाले पड़ने लगे। तब महिलाओं ने ताड़ी और शराब का विरोध करना शुरू कर दिया और यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैल गया। तो आपको याद क्या रखना, ताड़ी विरोधी आंदोलन कब हुआ था, 1992 में। कहां से हुआ था, आंध्र प्रदेश में। और किस जिले से, मेल्लोर जिले से। और किसके द्वारा हुआ था, महिलाओं के द्वारा, क्योंकि पुरुष लोग जो थे ताड़ी पी के या शराब पी के जो है आते थे और महिलाओं को पीटते भी थे और काम पे भी नहीं जाते थे और उनकी स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता था। इसलिए महिलाओं ने क्या किया, ताड़ी विरोधी आंदोलन किया। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखा जाए, मैंने कुछ बात जो बोला वो कुछ व्यक्ति को लग सकता है कि भाई आप शराब बंद हुआ, आप उसके प्रति इतना बात बोल दिए, नहीं बोलना चाहिए, शराब बंद हुआ तो अच्छा हुआ ना, कि जो कम कमाते थे रिक्शा वाला शराब पी पी के करिया। भैया उसके लिए नियम होता है, नियम लगाओ, या तो शराब बंद करो, पूर्ण रूपेण बंद करो। इस तरह से नहीं करना है, मेरे कहने का ये मतलब था, गलत वे में मत लेना मेरे भाई। ये कहना था या तो शराब पे कोई नियम लगा दिया जाता कि इस तरह से शराब को दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, नहीं तो चलो शराब बंद भी हो गया तो बड़ी बात यह है कि शराब अभी हर जगह मिल रही है। सबसे बड़ा गुस्सा ये है मेरे अंदर, क्यों मिल रही है, बंद करते हो तो भाई पूरा बंद कर दो ना, आना ही नहीं चाहिए फिर किसी तरह से। ओके, आ जाओ, अब आता है नेक्स्ट। आपको यहां पे देखिए, आपको क्या क्या हम अभी बता दिए, दलित पैंथर्स चिपको आंदोलन, दलित पैंथर चिपको आंदोलन, उसके बाद भारतीय किसान यूनियन, उसके बाद मैंने आप लोग को ताड़ी विरोधी आंदोलन। अब आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा आंदोलन है, सबको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन में सेम उसी प्रकार की घटना हुई थी। ठीक, इसमें क्या हुआ था, नर्मदा जो नदी थी, नर्मदा घाटी परियोजना था। ठीक है, इसमें इधर जो बसे लोग थे, कुछ लोगों का मांग था नर्मदा बचाओ आंदोलन, और उसके प्रति जो लोग था, यहाँ पे जो सरकार चाहता था क्या, बांध देने के लिए, बांध देने के लिए, बड़ा सा पुल देने के लिए। उसके बारे में अभी हम लोग समझते हैं, टेंशन नहीं है ना। चलो आ जाओ, समझो। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1980 के बाद 8वें दशक, ठीक है, के प्रारंभ में मध्य भारत में के नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं के तहत गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता, कौन कौन से राज्य थे। 1980 के बाद 8वें दशक के प्रारंभ में मध्य भारत के नर्मदा घाटी विकास परियोजना के तहत गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियां पर 30 बड़े बांध, 30 बड़ा बांध और 135 मंझले बांध, 135 मंझले बांध और 300 से 300 छोटे छोटे बांध बनाने का सरकार द्वारा प्रस्ताव को रखा गया। ठीक है, अब देखो इसी का नाम, नर्मदा बचाओ घाटी परियोजना का ही नाम सरदार सरोवर बांध रखा गया था, इसका नाम था। ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना, इसी का नाम क्या था रखा गया, सरदार सरोवर घाटी बांध। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो था 138.68 मीटर इसकी ऊंचाई थी। लंबाई की बात करें तो 12,000 मीटर। ठीक है, और गहराई की बात करें, ये इसकी जो गहराई थी 163 मीटर था। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई और लंबाई और गहराई, ये तीनों बता दिए। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट जो है वो समझ लेते हैं। ठीक है, नर्मदा घाटी विकास परियोजना के लाभ, क्या लाभ होता, अगर लाभ हो रहा है तो हानि भी होता। ठीक है, और क्यों ये नर्मदा घाटी बचाओ परियोजना, नर्मदा बचाओ परियोजना क्यों लोगों के द्वारा आंदोलन हुआ था, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। लेकिन सरकार जो है किस वजह से वहाँ पे घाटी बनाना चाहता था, बांध बनाना चाहता था, वो भी पहले समझ लीजिए। ठीक है, भारत के 4 राज्य राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को पीने के पानी का उपलब्धता प्राप्त होता अगर वो बांध बनता। अगर उसके बाद 2.27 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का सुविधा प्राप्त होता, जिससे कृषि लोग को क्या होता, उपज में गुणात्मक
सुधार होता, मतलब अच्छा उपज होता। नर्मदा नदी पर बांध बनाने से बाढ़ के पानी को रोका जा सकता था, इससे पानी की आपूर्ति हो जाती, ठीक है, जहाँ पे पानी नहीं था वहाँ पे पूर्ति हो जाता। चलो भाई, अब दूसरी बात यहाँ से क्या होता, बिजली बनाई जा सकती थी, बांध बनाने से सूखे की समस्या दूर हो सकती थी, लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होता। सरदार सरोवर परियोजना से 1450 मेगावाट, ठीक है, मेगावाट होता है, ठीक है, मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। सरकार जो था नर्मदा पे जो बांध बनाना चाहता था, इस वजह से, ये सब लाभ के वजह से। अब यहाँ पे लाभ समझ गए आप लोग लाभ समझ गए ना जी। चलो अब उसके रीजन भी समझ लीजिए। नर्मदा बचाओ का आंदोलन का कारण क्या था? सरकार को तो लाभ हो रहा था, ये सब लाभ हो रहा था, सरकार को लाभ जो होगा वही काम करेंगे। अब लोग जो वहां पे क्यों नहीं करने देता था, ये समझिए। बांध निर्माण के समय पेड़ पौधे की कटाई से पर्यावरण पर क्या पड़ता? बुरा असर पड़ेगा। बांध का जलस्तर बढ़ने से 1 लाख से अधिक लोगों को इस जगह से विस्थापित होना पड़ता। तो नर्मदा घाटी परियोजना के बगल में, नर्मदा जो घाटी था, नर्मदा नदी जो था, ठीक है, नर्मदा नदी के बगल में 1 लाख से अधिक लोग बसा हुआ था, ठीक है, 1 लाख से अधिक। इस सब लोगों का कहना था सरकार को कि सरकार जी, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे बांध बनवाना तो हमको पहले ज़मीन दे दीजिए, हमको विस्थापित कर दीजिए कहीं, तभी तो हम जाके कहीं बसेंगे। ऐसे बनाइएगा तो हम लोग बह जाएंगे पानी में, है कि नहीं? ओके, यहाँ पर लगभग 300 गांव इस पानी में डूबता, लोगों को रोजगार छिन जाएंगे और उनकी आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा। साथ ही मेघा पाटकर को आरोप है, मेघा पाटकर का आरोप है अभी तक कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश देने के बाद भी बांध से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया नहीं गया है, ठीक है, मुआवजा दिया गया है और ना ही उसे पुनर्वास दिया गया है, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये जो 300 घर था उसको भी नहीं दे रहा था, इसलिए नर्मदा घाटी परियोजना आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन रखा गया था। ये सब समस्या थी और सरकार के लाभ जो था ये मैंने आपको बता ही दिया। आई होप नर्मदा बचाओ आंदोलन आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई समस्या नहीं ना? चलो भाई, अब हम लोग समझ लेते हैं सूचना के अधिकार का आंदोलन। सूचना का अधिकार का आंदोलन ये भी समझिए। ये इस आंदोलन में सरकार से एक बड़ी मांग पूरा करवाने में सफल रहा। सूचना के अधिकार आंदोलन जो है, ये जो है सरकार से एक बड़ी मांग पूरा करवाने में ये सफल आंदोलन रहा। ये सूचना का अधिकार का शुरुआत हुआ था 1990 में। कहाँ से? राजस्थान के एक अति पिछड़े क्षेत्र भीम तहसील क्षेत्र थे राजस्थान। 1990 में राजस्थान के एक अति पिछड़े क्षेत्र जो था भीम तहसील में सर्वप्रथम उठाई गई थी आवाज़, वहीं से उठाई गई थी। इसके अंतर्गत ग्रामीण जो लोग थे वो प्रशासन से अपने वेतन एवं भुगतान के बिल उपलब्ध कराने को कहा, ठीक है। यहाँ पे होता था कि जो प्रशासन थे वहाँ पे जो लोग थे वो काम करते थे, उनको बिल नहीं देता था, ठीक है, कि कितना सरकार के द्वारा पैसा आ रहा वो बिल नहीं मिल पाता था। तो इसलिए जो है लोग जो है ये अधिनियम को लागू किया, सूचना का अधिकार का अधिनियम, कि ताकि लोगों को पता, लोगों को लग रहा था जो ठेकेदार वगैरह है वो लोग क्या कर रहे हैं, हमें कम पैसा दे रहे हैं, ठीक है। ये कब हुआ था ये समझ लीजिए, इसलिए आंदोलन हुआ था। लोगों को लग रहा था, वहाँ के मजदूरों को लग रहा था कि हमें कम पैसा मिल रहा है, इसलिए यह सूचना का अधिकार का आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1990 में राजस्थान के कौन से एक क्षेत्र था, भीम तहसील क्षेत्र में हुआ था। वहाँ के लोगों को लग रहा था, ग्रामीणों को लग रहा था कि प्रशासन अपने वेतन एवं भुगतान का बिल उपलब्ध कराने को कहा। ग्रामीणों को लग रहा था कि उन्हें दी गई मजदूरी भारी घपला हो रहा, मतलब मजदूरी में घपला हो रहा, ओके।
1976 सूचना का अधिकार को लेकर दिल्ली चला गया। 1996 में सूचना के अधिकार को लेकर दिल्ली चला गया, ठीक है। और 2005 में राष्ट्रपति को स्वीकृति पाकर अधिनियम रूप से धारणा किया गया। तो स्वीकृति कब प्राप्त किया? 2005 में। सूचना का अधिकार का अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005 में। सूचना का अधिकार का आंदोलन कब हुआ था? तो 1990 में। और कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान से। कहाँ से हुआ था? राजस्थान से। क्यों हुआ था? क्योंकि लोगों को लगता था मजदूरी में भारी घपला हो रहा है। तो सूचना के अधिकार का आंदोलन, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत? तो ये चीजें थी। अब आते हैं हम लोग, जो आपका अंतिम शब्द था संघर्ष। तो संघर्ष किसको कहते हैं? कोई चीज, कोई मांग को पूरा करवाने के लिए जो लोग काम करते हैं उसे ही संघर्ष कहा जाता है। ओके, समझ में आया ये चीज? आइए अब हम लोग समझते हैं पड़ोसी देशों में जन संघर्ष एवं आंदोलन, ठीक है, समझते हैं। तो भारत में क्या है भैया? भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। और भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। तो नेपाल जो पड़ोस के देश है, पड़ोस के देश कौन है? नेपाल है। तो देखा कि भाई यहाँ का जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है बहुत अच्छा है, यहाँ की जनता जो है बहुत खुश है और बहुत सारी चीज़ देखा, यहाँ खुशहाली है। लेकिन नेपाल में उस समय राजतंत्र चल रहा था, नेपाल का बाद में। एक चीज़ याद रखिएगा, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है? वो कौन देश है? वो है नेपाल। विश्व का सबसे गरीब देश कौन सा है? तो वो है भूटान, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? वो है भारत। ओके, तो आइए, तो लोकतांत्रिक देश से प्रभावित होके नेपाल के मन में भी कुछ ना कुछ चला, काहे कि नेपाल जो है भारत के पड़ोसी देश हैं और वो से ज्यादा समझिए कि बिहार के बॉर्डर से सटा हुआ है नेपाल। ओके, आइए समझते हैं। तो भारत विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत लोकतंत्र के आंतरिक द्वंद्व, संघर्ष एवं आंदोलन का उल्लेख किया गया। भारत के लोकतंत्र को देखकर और देश नागरिक को लगा कि अपने देश में लोकतंत्र होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग नेपाल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। नेपाल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं पहले अच्छी तरह से, ठीक। नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन किस प्रकार से हुआ समझिएगा ध्यान से, एकदम अच्छी तरह से आप लोग को समझा देते मेरे भाई। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना। पुनः स्थापित करने का मतलब ये हुआ कि वहां पे पहले लोकतंत्र था, फिर क्या हो गया? राजतंत्र हो गया, तब ना पुनः स्थापित करने की बात चल रहा है। समझिएगा अब क्यों। 1990 में नेपाल का राजा वीरेंद्र, नेपाल का राजा कौन था? वीरेंद्र ने संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? राजतंत्र को स्वीकार कर लिया। 1990 में राजा कौन था? वीरेंद्र। संवैधानिक रूप से उसने क्या किया? राजतंत्र को स्वीकार कर लिया। कोई दिक्कत नहीं ना। वहां पे क्या होगा कि ये सिर्फ राजा नाम का था। क्या था? नाम का था। सारा काम किस पे होगा? संवैधानिक रूप से होगा, संवैधानिक रूप से होगा, संविधान के अनुसार ही होगा, ठीक है। अब देखिए, राजा वीरेंद्र को राज्य का प्रधान बना दिया गया। क्या बना दिया गया? प्रधान बना दिया। लेकिन सत्ता का बगडोर जनता के द्वारा चुना प्रतिनिधि के पास था। सत्ता का जो बगडोर है, सत्ता किस प्रकार से चलेगा नहीं चलेगा, उसके लिए जो है लोग जो है प्रतिनिधि को चुनते थे और प्रतिनिधि के पास ही वो सारा बगडोर था, सत्ता का सारा बगडोर था। उस समय कौन थे? चलो भाई, उस समय राजा कौन थे? राजा वीरेंद्र थे। अब लेकिन होता क्या है, राजा वीरेंद्र की हत्या के बाद, मतलब राजा वीरेंद्र का हत्या कर देता है, उसके बाद आता है राजा ज्ञानेंद्र। कौन आता है? ज्ञानेंद्र आ गया। तो ज्ञानेंद्र आते ही उसने क्या किया? निर्वाचित जो जनता लोग चुने थे सत्ता में, अधिकार सत्ता को चलाने के लिए, उस सब को क्या किया? निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया और सत्ता का सीधा डोर अपने हाथ में ले लिया। कौन? ई बेवकूफ
राजा ज्ञानेंद्र, ठीक है। इससे अच्छा कौन था? राजा वीरेंद्र। तो अप्रैल 2006 में लोगों ने आंदोलन कर दिया कि भैया लोकतांत्रिक देश था तो लोकतांत्रिक देश को स्थापित कीजिए। नेपाल की लोकतंत्र को स्थापना के लिए संसद की बड़ी राजनीतिक पार्टी ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था सप्तदलीय गठबंधन, ठीक है। अब वहां राजा से लड़ने के लिए गठबंधन बनाया था, ठीक है। पार्टियों का, राजनीतिक पार्टियों का एक संगठन बनाया गया, उसका नाम पड़ा 7 पार्टी अलायंस, 7 पार्टी अलायंस, ठीक है। नेपाल की लोकतंत्र को स्थापना के लिए संसद जो थे, जो लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना गया था, उस सब जो है राजनीतिक पार्टी एक संगठन बनाया और उसका नाम दिया 7 पार्टी अलायंस, सप्तदलीय गठबंधन, ठीक है। सब मिल के जो है अब जो है किसके प्रति? राजा ज्ञानेंद्र के प्रति क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। इस गठबंधन ने नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है, 4 दिनों तक हड़ताल कर दिया। सरकार जो राजा ज्ञानेंद्र थे 4 दिन के लिए क्या कर दिया? हड़ताल कर दिया। और इस आंदोलन में पहला दिन में ही 1 लाख लोग रोड पे उतर गया और दूसरा दिन ही लोग 5 लाख हो गए, ठीक है। और 14 अप्रैल को राजा ज्ञानेंद्र ने सर्वदलीय और संविधान सभा के गठबंधन की बात को मान लिया। जब सब लोग रोड पे आ गए अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए, जन संघर्ष उसी को कहा जाता है। जो लोगों के जन संघर्ष कहेंगे, लोगों के द्वारा संघर्ष, लोगों के द्वारा मेहनत किए गए कामों को या मांगों को पूरा करने में जो साथ दे, जो गठबंधन बनाया जाए, जो वर्ग बनाया जाए, जो समूह बनाया जाए, उसी को कहा जाता है। ओके, तो भैया हार धार के बोला, ये राजा ज्ञानेंद्र ने 24 अप्रैल को बोला सप्तदलीय और संविधान सभा के गठबंधन की बात मान लिया। अब गठबंधन ने गिरजा प्रसाद को कोइरेला, ठीक है, गिरजा प्रसाद कोइरेला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया। संसद बहाल हुआ। राजा के अधिकांश शक्तियों का पर क्या कर दिया? पाबंदी लगा दिया और पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा। नेपाल की कहानी आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत जी नहीं ना? चलो भैया, अब आ जाता है बोलबिया में जन संघर्ष। यहाँ पे हुआ था पानी के लिए जन संघर्ष हुआ था, लेकिन अब जो है ये पार्ट 1 में मैंने यहाँ तक नेपाल की जन संघर्ष कहानी तक आप लोग को समझा ही दिए हैं। थोड़ा सा अब पार्ट 2 में जो है हम लोग वो 1 घंटा 36 मिनट की वीडियो हो गई है, तो पार्ट 2 जो आएगा आप लोग का, ठीक है, पार्ट 2 में जो है आप लोग को जो है ये सब कहानी आप लोग को बोलबिया में, श्रीलंका में और सब देश में जो है किस प्रकार से लोकतंत्र को स्थापित किया गया, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कोनो दिक्कत? और हाँ, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अगर आप लोग को कोर्स परचेज करना है, ठीक है, कोर्स अगर आप लोग को परचेज करना है, अगर इसका PDF चाहिए आप लोग को, तो पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा। क्या करना होगा? पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा। अभी कुछ दिनों तक आपका ये जो ऑफर चल रहा है 299 रुपया का चल रहा है। सभी सब्जेक्ट का जो है, सभी विषय का जो आप लोग को नोट्स दिया जाएगा, लाइव क्लास दिया जाएगा, डाउट क्लास दिया जाएगा, जो भी चीज़ें समस्या होगी वो सारा निदान होगा। तो ऐसा नहीं कि ये बिहार बोर्ड वाले के लिए स्पेशल है, सभी बोर्ड वाले बच्चे ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है। तो अभी बाकी जो आपका मैथ और साइंस है सभी बोर्ड में बराबर है, NCERT है, लेकिन ये SST पेपर कुछ अलग अलग है, तो मैं उसको कवर करवा दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को जुड़ना है, आप लोग को बोलना है कि सर मुझे पंकज स्टडी सेंटर का जो है कोर्स परचेज करना है, और आप लोग को एक नंबर देते हैं 85 81 80 29 29, ठीक है, 85 81 80 29 29। और इस नंबर पे आप लोग को क्या कर देना है? व्हाट्सअप कर देना है, और वहाँ पे आप लोग से जो है मेरे टीम का आदमी जो है आपसे बात कर लेगा। आप लोग पे करके कोर्स को परचेज कर लीजिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। साथ ही इसमें एक ऑफर है कि आप लोग को जो है हमारे ग्रुप से जो बच्चा अधिक नंबर लाएगा उन्हें 50,000 रुपया की इनाम राशि के रूप में दिया जाएगा। ओके,
तो भाई ये भी आप लोग के लिए ऑफर है, 299 लगाओ, उसके बाद आपके खुद नंबर आएगी। अगर अच्छा नंबर लाते हो, आपके अंदर जज्बा है पढ़ने की, तो आप 50,000 रुपया का इनाम भी प्राप्त कर सकते हो। ओके ना, तो इसी बात से हम इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा ज़बरदस्त तरीका से फिर हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा गला सूख गया, पानी भी खत्म है, इसलिए थोड़ा सा यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है। ओके चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।